हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो के अंदर वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ पीवाईक्यूज। हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट पावर्स जो कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में आए थे। आज के इस डिस्कशन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर्स और मुगल एम्पायर्स से क्या क्या क्वेश्चंस यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं एंड किस तरीके से उनको अप्रोच कर सकते थे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि मुगल एम्पायर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यू शुड नॉट इग्नोर दिस वाला टॉपिक। मुगल एम्पायर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं पूरे के पूरे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से एंड इफ देयर इज वन टॉपिक दैट यू हैव टू गेट रेडी फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इट हैज टू बी मुगल एम्पायर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। 1996 में बेसिकली ये क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन सेज दैट मुगल पेंटिंग जो था मुगल्स का, इट रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर हुम। जेनिथ का मतलब होता है टॉप। सो मुगल की पेंटिंग सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में किसके कार्यकाल के दौरान पहुंची थी? वॉज इट हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां? जस्ट रिमेंबर, मुगल एम्परर्स में ऑलमोस्ट सारे ही आर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे, लेकिन जहांगीर जो थे, जहांगीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। माना जाता है कि जहांगीर ने सबसे ज्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड की थी पेंटिंग्स को, लिटरेचर को, डांस फॉर्म्स को, राइट, इस तरीके से। सो जस्ट रिमेंबर, जहांगीर वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूलर मुगल एम्पायर के दौरान में, जिन्होंने बेसिकली बहुत ज्यादा काम किया था पेंटिंग्स को बढ़ावा देने में। माना जाता है कि उनके रीन के दौरान पर्शियन और इंडियन स्टाइल दोनों को मिक्स करके एक इंडियन स्टाइल बनाया गया था, जो कि इट वॉज टोटली फ्री फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। मतलब जो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके इन्फ्लुएंसेस से पूरी तरीके से दूर था, उनके स्टाइल से पूरी तरीके से दूर था। बेसिकली इंडिया के अंदर अपना खुद का एक स्टाइल बन पाया, इंडियन स्टाइल बन पाया, जो कि पर्शियन और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर हुआ करता था। सो इट वॉज अंडर जहांगीर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1996 के अंदर ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन मिडिवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड मेनली फॉर व्हाट? मनसबदारी सिस्टम को किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? वाज इट टू मेक रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, मतलब आर्मी में रिक्रूटमेंट करने के लिए इसको लाया गया था, या फिर फैसिलिटेटिंग रिवेन्यू कलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, या फिर इंश्योरिंग रिलीजियस हार्मनी, या फिर इफेक्टिव क्लीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? किस चीज के लिए मनसबदारी सिस्टम को लाया गया था? मनसबदारी सिस्टम को अगर आप ब्रेक करोगे तो इट वाज मनसब प्लस अदारी। मनसब का मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है। सो मनसबदारी का सीधा सा मतलब ये होता है, मनसबदारी का जो मेन एम था वो ये था कि एक पर्सन रहेगा जिसको एक मनसब का इंचार्ज बनाया जाएगा, जिसे हम मनसबदार कहेंगे, और वो मनसबदार का मेन काम रहेगा रेवेन्यू कलेक्शन करना। सो रिमेंबर, देखो, आर्मी को संभालना भी मनसबदारी का काम था, लेकिन उसका मेन काम नहीं था। द मेन काम जो था वो रेवेन्यू कलेक्शन था, और जो एडिशनल काम उसको दिया गया था दैट वाज आर्मी को मेंटेन करना। तो जस्ट रिमेंबर दैट द आंसर विल बी ब्रेवो, दैट इज रेवेन्यू कलेक्शन को फैसिलिटेट करना, यही मनसबदारी का सबसे मेन काम था। अकबर, जो मुगल एम्परर अकबर थे, उन्होंने मनसबदारी को स्टार्ट किया था, और मिलिट्री एक्सपीडिशन का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि संभालने के लिए जो काम दिया गया था वो भी मनसबदार को ही दिया गया था। पर ध्यान रखिएगा, मेन काम जो है वो था रेवेन्यू कलेक्शन का। एंड वन मोर थिंग, मनसबदारी जो है वो अकबर का ओरिजिनल आइडिया नहीं था, रादर उन्होंने ये चीज मंगोलिया से लिया था। मंगोलिया के अंदर ऑलरेडी मनसबदार हुआ करते थे, जिनके नक्शे कदम को इस्तेमाल करते हुए मुगल्स ने इंडिया के अंदर भी मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1997 के अंदर पूछा जाता है द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। मतलब कि देखो, आप जानते हो कि अमेरिका की डिस्कवरी कोलंबस ने की थी, राइट। कोलंबस ने जब अमेरिका की डिस्कवरी की थी तो उसके बारे में एक इंडियन राइटर ने भी लिखा हुआ है। हु वॉज ही? वॉज इट मलिक मोहम्मद जयसी, अमीर खुसरो, रास खान, या फिर अबुल फजल? इन चारों में से वो कौन पर्सन था जिन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के दौरान ही लिख दिया था? देखो, हम इनमें से किस किस के बारे में जानते हैं? वी नो अबाउट, देखो, अमीर खुसरो के बारे में हम जानते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उर्दू के अंदर बेसिकली पोएम्स को लिखना स्टार्ट किया था। उर्दू को पॉपुलराइज करने के लिए अमीर खुसरो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, रास खान को हम जानते हैं कि रास खान बेसिकली एक मुस्लिम पोएट थे जो कि कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे, राइट। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, पिछले कुछ सालों में पूछा गया था ये। एंड अबुल फजल को हम जानते हैं कि वो अकबर की कोर्ट में एक पोएट थे। नाउ मिडिवल टाइम्स में जिस टाइम अमेरिका का डिस्कवरी हुआ था उस टाइम अकबर रीन पे था, अकबर वॉज इन पावर, और अकबर के पावर होने के कारण अबुल फजल वॉज द वन जिसने एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे में लिखा था।
उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अमेरिका नाम के एक देश की डिस्कवरी हुई है, और अमेरिका को उन्होंने अलुमनान बोला था। रिमेंबर दिस वर्ड, ये वर्ड पूछा जा सकता है कि अलुमनान किस चीज को रेफर किया गया है, तो जस्ट रिमेंबर अलुमनान हैज बीन रेफर्ड टू अमेरिकन डिस्कवरी बाय कोलंबस। ठीक है, सो द आंसर विल बी अबुल फजल। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं आपको रास खान के बारे में याद आ गया होगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अमीर खुसरो के बारे में डिस्कस आ गया, एंड अबुल फजल जो है, अबुल फजल अब एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे। अबुल फजल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो अबुल फजल ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है अकबरनामा। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अकबरनामा किसने लिखी थी। अब एक पर्सन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, दैट इज मलिक मोहम्मद जयसी। तो मलिक मोहम्मद जयसी, ध्यान रखिएगा, एक इंडियन सूफी पोएट थे और एक पीर थे, मतलब कि एक संत थे, मुस्लिम संत थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी पद्मावत। और ये वही पद्मावत है जो बेसिकली अवध और उसके आसपास का जो राजपूत किंगडम है उसके बारे में बताता है। सो पद्मावत जो किताब है 1540 एडी के अंदर लिखी गई थी, एंड इट वाज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जयसी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अमीर खुसरो ने अलुमनान बोला था अमेरिकन डिस्कवरी को। दिस कैन बी आस्क्ड अगेन एंड अगेन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1998 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड द क्वेश्चन सेज द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रीन वाज हुम। सिंपल वर्ड से पूछा गया है कि जब अकबर रूल कर रहे थे उस समय में मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को क्या बोला जाता था। वाज इट दीवान, मीर बख्शी, मीर समन, या फिर बख्शी। आपको ध्यान होगा हमने पिछले की मतलब इन द लास्ट फ्यू वीडियोस हमने एक डिस्कशन किया था कि दिल्ली सल्तनत के समय में देयर वाज इक्तेदार जो थे वो बेसिकली इक्तास को संभालते थे, राइट। देन देयर वाज मुख्ती जो थे दे वर मिलिट्री कमांडर्स, राइट। एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट मीर बख्शी जो थे वो मुगल्स के समय में मिलिट्री कमांडर्स को बोला जाता था। So the answer will be what? The answer will be मीर बख्शी। मीर बख्शी एक ऐसा टाइटल है जो कि मिलिट्री कमांडर्स को दिया जाता था अकबर के समय में। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1998 के अंदर ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है, असर्शन स्टेटमेंट कहता है दैट ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां, मतलब शाहजहां के रीन के दौरान दारा शिकोह जो उनके बेटे थे, ही वॉज सेंट ऑन एन एक्सपीडिशन, उनको एक्सपीडिशन पे भेजा गया टू बाल्ख, बदख्शाह एंड कंधार। अगर आप ध्यान से देखिए तो बाल्ख, बदख्शाह और कंधार ये तीनों मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, मिडल ईस्टर्न मतलब सिटीज हैं, राइट। बाल्ख यानी कि बल्किस्तान, बदख्शाह बलूचिस्तान के पास में है, कंधार जो है अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या ये सही है कि शाहजहां ने दारा शिकोह को यानी कि अपने बेटे को बाल्ख, बदख्शाह और कंधार जैसे एरियाज के अंदर भेजा था एक्सपीडिशन लेकर के? द आंसर इज यस। उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को भेजा था। ही वांटेड टू कंकर दीज लैंड्स बिकॉज देखो, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे ना तो देखो, दिस इज इंडिया, दी आर 3 माउंटेन्स और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। भारत के अंदर जितने भी हमले हुए हैं ना वो सारे के सारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही हुए हैं। सो बेसिकली जो शाहजहां थे वो चाहते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है ना उसको यहाँ पर सिक्योर किया जाए। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को सिक्योर करने का मतलब है जितनी भी सिटीज यहाँ पर है उन सिटीज को यहाँ पर कैप्चर किया जाए, सो दैट मुगल्स की पावर यहाँ पर रहेगी। और अगर मुगल्स की पावर रहेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोल जो है वो मुगल्स का रहेगा। इससे क्या होगा, कोई भी फॉरेन इन्वेडर डायरेक्टली इन्वेड नहीं कर पाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ मुगल्स। लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि ये पर्टिकुलर जो एक्सपीडिशन था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था, ठीक है। सो असर्शन स्टेटमेंट आई होप आप समझ गए। शाहजहां के दौरान दारा शिकोह को भेजा जाता है मिडल ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे बल्ख में, बदख्शाह और कंधार में। नाउ रीजन देखते हैं। रीजन बोलता है द एक्सपीडिशन सेंट बाय शाहजहां, यही वाला एक्सपीडिशन टू द मिडल ईस्ट वाज अ मार्वलस सक्सेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक्सपीडिशन तो डेफिनेटली भेजा गया था बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो दैट इज व्हाई ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो आर के फॉल्स होने के कारण द आंसर विल बी चार्ली। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं यू हैव गॉट अ गुड आइडिया। देखो, शाहजहां जो थे उन्होंने अपने बेटे को भेजा था विद अ लार्ज आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ में, और साथ ही साथ उस समय में मुगल्स में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री पीसेस हुआ करते थे, उन मिलिट्री मतलब कि बहुत बड़े जो हथियार हुआ करते थे उनके साथ में भेजा था मिडल ईस्टर्न साइड में। लेकिन ये फेल हो गया था और ये वो टाइम था जब मुगल्स ने पूरी तरीके से कंधार के ऊपर जो कंट्रोल था ना उसको लूज कर दिया था। सो कंधार के ऊपर कंट्रोल लूज करने के लिए एक्चुअली शाहजहां के समय में जो एक्सपीडिशन किया गया था वही जिम्मेदार है।
ठीक है, सो उम्मीद करता हूं यू हैव गॉट दिस आइडिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1998 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नाउ देखो, ध्यान से देखिए, तो 1556, 1600, 1680, 1739 ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स दिए हुए हैं हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के। एंड इस तरफ देखिए तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली, डेथ ऑफ शिवाजी, ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सेशन ऑफ अकबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं। सिंपल है कि आपको ईयर्स और इवेंट्स को मैच करना है। नाउ सबसे पहले ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे ज्यादा आपको रिलायबल कौन सा लगता है, कौन सा चीज ऐसा है जो आपको पता है। तो आई एम वेरी श्योर कि यू वुड बी नोइंग दिस थिंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था। सो इट वाज इन 1600। सो एक चीज तो क्लियर है कि बी का 4 हो गया। नो, बी का 4 देखो यहां पर है और यहां पर है, ठीक है, मतलब ए के अंदर भी और बी के अंदर भी है, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम हटा सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो ये चीज हो गया हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। अब आई होप आपको ये चीज पता होगा कि अकबर का एक्सेशन कब हुआ था। अकबर का एक्सेशन 1556 में हुआ था। सो ए का यहां पर क्या हो गया 5, देखो ए का 5 हो गया, द आंसर विल बी ब्रेवो। सो आई होप आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये चीज आपको पता चल गया। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि आपको इनमें से कौन सा पता है। जैसे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का मालूम चल गया आपको कि ये 1600 है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद अकबर का एक्सेशन आपको पता है, आप उसको टिक कर दीजिए। देन डेथ ऑफ शिवाजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारे हिस्ट्री के अंदर, राइट। सो 1680 के अंदर हुआ था ये, तो इसको आप टिक कर दीजिए। नादिर शाह कैप्चर 1739 के अंदर हुआ था, इसको कैप्चर कर लीजिए, इसको टिक कर दीजिए, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग आइडिया। और ये भी शो करता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स के डेट्स इंपॉर्टेंट है, उनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट टोटली लूज दीज थिंग्स, पूरी तरीके से उनको छोड़ना नहीं है। पूरी तरीके से देखो, ऐसा भी नहीं करना है हर एक डेट याद करना स्टार्ट कर देना है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट एक्सेशंस हुए हैं, उन सबके डेट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द आंसर विल बी ब्रेवो। ऑलराइट, सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1556 में अकबर ने सक्सीड किया था हुमायूं को, मतलब हुमायूं जो थे उनके बेटे थे अकबर, उन्होंने सक्सीड किया था। और हुआ क्या था उस समय में, सिकंदर शाह नाम के एक बेसिकली नोबल थे जिन्होंने पंजाब में मुगल्स अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया था। मतलब हुमायूं की डेथ के बाद सिकंदर शाह जो है वो मुगल्स के टेरिटरी पे अपना कैप्चर करना चाहते थे। तो उन्होंने एक वॉर फाइट की थी कलनम, दैट इज पंजाब के अंदर में, जहां पर अकबर की तरफ से फाइट किया था बैरम खान ने, बिकॉज अकबर उस समय सिर्फ 14 साल के थे, ठीक है, बहुत छोटे थे। तो बैरम खान ने एक्चुअली सिकंदर शाह को हराया था और अकबर को वहां पर गद्दी पर बिठाया था, ठीक है। 1556 AD वाज द वन। फिर 1600 AD आप जानते ही हैं, क्वीन एलिजाबेथ 1 ने बेसिकली एक चार्टर प्रोवाइड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ न्यूज कि सर थॉमस स्मिथ नाम के एक पर्सन थे जिनको पहला गवर्नर बनाया गया था इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका पहला गवर्नर कौन था, इट वाज सर थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1680 में शिवाजी की डेथ होती है, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। इसके अलावा 1739 में नादिर शाह जो है, जो कि पर्शिया के राजा हुआ करते थे, वो भारत पे हमला करते हैं और मुगल्स को हराते हैं बैटल ऑफ करनाल में। जस्ट रिमेंबर, बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हराते हैं नादिर शाह। इसके अलावा एक देखो, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, इसका मैच कहीं प्रेजेंट नहीं है। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी एग्जैक्टली कब हुआ था, इट वाज इन 1576 AD, 1576 AD में हुआ था ये। और ये हुआ था राणा ऑफ मेवार, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। अकबर की तरफ से मानसिंह वन ने फाइट किया था और बेसिकली अकबर जो थे उसमें जीत गए थे, मतलब मुगल फोर्सेस जीत गए थे इसमें। सो राणा ऑफ मेवार और महाराणा प्रताप दोनों कंबाइंड आर्मी यहां पर हार गई थी, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट अ आइडिया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं एंड व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर अलॉन्ग योर, जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है, इन द गिवन मैप द शेडेड पार्टेड रिप्रेजेंट्स अकबर्स एम्पायर एट अ सर्टेन जंक्चर। मतलब अकबर के रीन के दौरान किसी एक पर्टिकुलर समय में ये अकबर के जो उसका बेसिकली टेरिटरी था उसको शो करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि यहां पर कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है, और बी मार्क्स द साइट ऑफ अ सिटी, और ये कोई सिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स गिव्स द इंफॉर्मेशन करेक्टली, कौन सा इनमें से इंफॉर्मेशन करेक्टली देता है। देखो 3 चीज पूछी गई है। पहला बोला है सर्टन जंक्चर, मतलब अकबर के किस पार्ट का ये पार्ट है। दूसरा बोला है ए यहां पर क्या है, और तीसरा बोल रहा है कि बी यहां पर क्या है। देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला बोलता है कि अकबर 1557 का ये मैप है, ठीक है, या फिर 1605 का ये मैप है। और बोल रहा है ए या तो गोलकोंडा है या फिर खंडेश है, एंड बी या तो लाहौर या फिर मुल्तान है, राइट। अगर आप चारों ही ऑप्शन देखेंगे तो अकबर देखो 2 ही ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, या तो 1557 हो सकता है या फिर 1605 हो सकता है। और दूसरा
ए वाला जो प्लेस है, जो इंडिपेंडेंट किंगडम है, वो या तो गोलकोंडा हो सकता है, खंडेश हो सकता है, और सेकंड जो है वो लाहौर हो सकता है, फिर मुल्तान हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको देखो, इसको यहां पर हम डिस्कस करते हैं। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, पहले देखो बी को समझो। बी यहां पर क्या होगा, देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो लाहौर है या फिर मुल्तान है। अगर आप करंट पाकिस्तान का मैप भी देखेंगे तो लाहौर जो है आपके नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट है, मुल्तान जो है सदर्न साइड में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न साइड में जो ऊपर की तरफ में प्रेजेंट है, जो हमारे पीओके के पास में है, दैट इज एक्चुअली लाहौर। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस बी सिटी जो है ये लाहौर सिटी है। ठीक है, देखो आप देख सकते हो, दिस इज लाहौर। ठीक है, दो जगह आपको लाहौर मिलते हैं, और जो पहला है दैट इज, अब देखो यहां पर तीन ऑप्शन है, गोलकोंडा, खंडेश या फिर गोंडवाना। तो इनमें से क्या हो सकता है, लाहौर के दो ऑप्शंस मिल गए आपको, ए या फिर डेल्टा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, गोलकोंडा या फिर गोंडवाना। देखो ध्यान से, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना रीजन। ठीक है, गोंडवाना रीजन का पार्ट है, सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी डेल्टा। ठीक है, देखिए यहां पर 1605 में, यानी कि जब अकबर की डेथ हुई थी, उस समय में उनकी टेरिटरी कैसी थी वो शो किया गया है इस मैप के अंदर। पहली चीज तो अकबर इन 1605 को शो किया जा रहा है। सेकंड, ए वाला जो इंडिपेंडेंट किंगडम है दैट इज गोंडवाना, तो गोंडवाना का आपको बेसिकली लोकेशन ध्यान रखना है। एंड सेकंड, बी जो है इट्स सिटी कॉल्ड एज लाहौर। बी यहां पर लाहौर है। जस्ट रिमेंबर कि नॉर्दर्न साइड के अंदर लाहौर वाज प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और जब उनकी डेथ हुई थी उस टाइम उनकी टेरिटरी कैसी थी ये यहां पर शो किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलते हैं 1998 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन सेज द लॉस ऑफ कांधार वाज अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट। मतलब जब कांधार लूज हुआ था शाहजहां के हाथों से, रिमेंबर जो हमने पहले बात की थी, सो कांधार जब लूज होता है तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग ब्लो। ऐसा क्यों हुआ, क्या नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, मतलब कांधार वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके लूज होने के कारण हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज कम हो गए, देन या फिर बफर टेरिटरी था, या फिर कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स था, या फिर स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। देखो ध्यान से अगर देखो तो कांधार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कांधार जो था वो मुगल्स के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्ट था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था बेसिकली। ऐसा क्यों, देखो कांधार का इंपॉर्टेंस, वहां पर कोई ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज या फिर बहुत इंपॉर्टेंट बफर की तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं था। रादर कांधार का होना ही मुगल एम्पायर के लिए एक बहुत बड़े प्रेस्टीज की बात थी कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट तक अपने इन्फ्लुएंस को बना के रखा हुआ था। बट जब कांधार लूज हो गया तो ये वाला प्रेस्टीज जो था ना वो यहाँ पर खत्म हो गया। ये प्रेस्टीज खत्म होने के कारण वो जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रैंग होल्ड था मुगल्स का उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो गया। ठीक है, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। Alright, so let's move on to the next one. 1998 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। Consider the following statements. Ahadis. Ahadis were those troopers who, तो अहादी बेसिकली एक ट्रूपर्स थे, मतलब एक टाइप ऑफ ट्रूपर्स हुआ करते थे मुगल्स के समय में। अब ये कौन से होते थे, अहादीस के फीचर्स पूछ रहे हैं। दे ऑफर्ड देयर सर्विसेज सिंगल। सेकंड, दे डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ। थर्ड, हैज द एम्परर एज देयर इमीडिएट कॉलोनल। फोर्थ, अटैच देमसेल्फ टू मिर्जास। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको अहादीस के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अहादीस एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। देखो मुगल्स के समय में बेसिकली एक मनसबदार सिस्टम स्टार्ट हुआ था, मनसबदारी स्टार्ट हुई थी। मनसबदारी में क्या होता था, एक पर्टिकुलर लैंड जिसको मनसब बोलते थे उसको संभालने के लिए एक मनसबदार अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, और मनसबदार के दो काम होते थे, पहला होता था रिवेन्यू कलेक्शन और दूसरा होता था मिलिट्री यानी कि आर्मी का अपकीप। मतलब इस मनसबदार को अपने अंदर कुछ आर्मी को रखना होता था और इस पर्टिकुलर आर्मी को तब रूलर के पास भेजना होता था जब रूलर को उसकी जरूरत हो। मतलब अगर मुगल एम्पायर मांगे तो उस मनसबदार को वो नंबर ऑफ आर्मी जो है वो उसको देना होता था। ठीक है, अब देखो इसी समय में मनसबदारी के साथ साथ में जो मुगल एम्पायर्स थे उनको ये फील हुआ कि हमारे पास खुद की भी एक छोटी सी आर्मी होनी चाहिए, हमारे पास खुद के छोटे छोटे ट्रुप्स होने चाहिए जिन ट्रुप्स के ऊपर हम पूरी तरीके से भरोसा कर सके। राइट, उन्हीं पर्टिकुलर ट्रुप्स को जो कि एम्परर अपने साथ रखता था, अपने लिए रखता था, उन्हें अहादीस कहा जाता था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। अहादीस वो लोग होते थे जो कि मुगल एम्परर के खुद के चूज किए हुए बेसिकली सोल्जर्स होते थे। ठीक है, सो आई होप इतने आप समझ गए। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अहादीस वर दोज ट्रूपर्स हु दे ऑफर्ड देयर सर्विसेज सिंगल, दैट इज करेक्ट। वो अपने सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को देते थे, दैट इज मुगल एम्परर। पहली चीज तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड, दे डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ, दैट इज आल्सो करेक्ट। वो किसी और चीफ के अंदर नहीं होते थे, वो डायरेक्टली मुगल एम्परर के अंदर होते थे। थर्ड, हैज द एम्परर एज देयर इमीडिएट कॉलोनल, कि डायरेक्टली वो एम्परर को रिपोर्ट करते थे, बीच में किसी और को रिपोर्ट नहीं करते थे, दिस इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ, अटैच देमसेल्फ टू मिर्जास, ये गलत हो गया। राइट, मिर्जा के साथ वो अटैच नहीं थे, रादर दे वर डायरेक्टली अटैच टू द मुगल एम्परर इटसेल्फ।
सो अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड द फोर्थ इज रॉन्ग. ठीक है, सो आंसर विल बी ब्रेवो. आई होप इट इज क्लियर. सो एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं. एम्परर के खुद के ट्रुप्स को अहादीस बोला जाता था. वो मुगल एम्परर उसको खुद अपने आप रिक्रूट करते थे और ज्यादातर उसके अंदर खून के रिश्तेदार जो होते थे, जो ब्लड रिलेटिव्स होते थे, जो ट्राइब्समैन जिस पर राजा बहुत ज्यादा भरोसा करता था, उन्हीं लोग को उस पर्टिकुलर अहादीस के अंदर रखा जाता था. ऑब्वियसली वो किंग खास थे, इसलिए उनको ज्यादा पेमेंट मिलता था एज कम्पेयर टू रेगुलर जो हॉर्समैन होते थे. ठीक है, और वो मिर्जा से अटैच नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया. आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? जहांगीर, विलियम हॉकिंस. तो एक चीज हमें समझ आ रहा है, एक राजा का नाम है और एक ट्रैवलर का नाम है. क्या विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आए थे? द आंसर इज यस. क्या सर थॉमस रो अकबर के समय में आए थे? द आंसर इज नो. जहांगीर के समय में ही आए थे सर थॉमस रो. जस्ट रिमेंबर, सर थॉमस रो ऑल्सो केम इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर इटसेल्फ. थर्ड, क्या ट्रेवर्नियर शाहजहां के टाइम में आए थे? द आंसर इज यस. क्या मनुकी औरंगजेब के टाइम में आए थे? द आंसर इज यस. सो द आंसर विल बी व्हाट? ब्रेवो. अकबर के समय में सर थॉमस रॉ नहीं आए थे, रादर वो जहांगीर के समय में आए थे. और सर थॉमस रॉ जो थे वो बेसिकली एम्बेसडर हुआ करते थे किंग ऑफ इंग्लैंड के. 1615 के अंदर भारत आते हैं और वो जहांगीर से ट्रेड परमिशन लेने आए थे और वो परमिशन उनको मिल गई थी सूरत में ट्रेड करने की. ठीक है, सो आई होप दिस इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, अकबर के समय में फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन, मतलब हर 10 पैदल सैनिक, जो पैदल सैनिक होते हैं उनके ऊपर मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस. क्या उनको 20 हॉर्सेस रखना होता था? देखो कैवलरी मैन वो होते हैं जो बेसिकली पैदल चलते हैं बट हॉर्सेस यानी घुड़सवारी कर सकते हैं. सो हर 10 घुड़सवार पे क्या 20 घोड़े रखने होते थे? और क्या ये अकबर ने ऐसा कुछ भी स्टार्ट किया था? देखो आंसर इज अकबर ने स्टार्ट नहीं किया था, रादर इसको जहांगीर ने स्टार्ट किया था. और इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था दह एस्पा सी एस्पा. दह का मतलब है 10, सी का मतलब है 20. सो दह एस्पा सी एस्पा मतलब 10 सैनिक के बदले में 20 घोड़े रखो, ऐसा जहांगीर का स्टेटमेंट था. सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया. सेकंड बोलते हैं हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड व्हाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर. कि जब आप मार्चिंग कर रहे हो, मतलब जब राजा अपनी पूरी की पूरी कैवलरी को लेकर आगे बढ़ रहा है, उस टाइम हॉर्सेस को रेस्ट कराना होता है. और दूसरा, रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर. क्या रिप्लेसमेंट्स नेसेसरी हो जाती थी? द आंसर इज यस. देखो ये तो ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल सी चीज है. इंसान खुद थक जाते हैं तो ऑब्वियसली जानवर तो थकेंगे ही, राइट. सो हॉर्सेस को भी टाइम टू टाइम रेस्ट कराया जाता था मुगल रीन के दौरान में, और वॉर के समय में टाइम टू टाइम हॉर्सेस का रिप्लेसमेंट होता था, सो दैट जो हॉर्सेस थक गए हैं उनको प्रॉपर टाइम मिले खुद को वापस रिकवर करने का, और जो न्यू हॉर्सेस हैं उनको वहां पर इस्तेमाल किया जाए. ठीक है, इसके लिए यहां पर दो चीजें देखो इस्तेमाल की जाती थी. एक हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया जाता था, जिससे कि हर एक हॉर्स का जो हुलिया है उसको अलग तरीके से मार्क किया जाता था. और दाग यानी कि हर एक हॉर्स के ऊपर एक ब्रांडिंग लगाई जाती थी, दाग लगाया जाता था, जिससे कि उस पर्टिकुलर हॉर्स को कभी भी हम पहचान सकें. सो ये दो चीजें थी मुगल एम्पायर के दौरान में, ये चीज थी. ठीक है, सो आई होप आप समझ गए. देखो जैसे मैंने आपको बताया, ए रॉन्ग है यहाँ पर और आर इज करेक्ट. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं द गिवन मैप रेफर्स टू द किंगडम ऑफ व्हाट. ये मैप देखो, ये मैप किस चीज को शो करता है? अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खंदेश इन 1601. क्या ये खंदेश कैप्चर करने का टाइम है? सेकंड, अकबर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1605. देखो डेथ का तो नहीं हो सकता, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. डेथ में तो ये सारा चीज आ जाता है, राइट. थर्ड, औरंगजेब एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ हैदराबाद. जब हैदराबाद को कैप्चर किया था औरंगजेब ने तब, तो ध्यान से देखिए हैदराबाद यहां पर होगा. दिस इज आंध्र प्रदेश एंड दिस इज तेलंगाना, राइट. सो हैदराबाद तो यहां होना चाहिए, यहां पर तो हैदराबाद होगा ही नहीं. तो सी ऑप्शन भी हट गया, बी भी हट गया, सी भी हट गया. एंड डेथ, फोर्थ बोलता है औरंगजेब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1707. 1707 में तो ये पूरा ही जो था वो मुगल एम्परर्स के दौरान अंदर आ गया था. तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है? देखो द आंसर इज अल्फा. क्या हुआ था, खंडेश जो कि महाराष्ट्र का एक पार्ट था, वहां पर 1601 में मुगल्स ने अटैक किया था और उसको एक्चुअली जीत भी लिया था. यहीं पर एक फोर्ट है जिसका नाम है आसिरगढ़ फोर्ट. आसिरगढ़ फोर्ट वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुगल्स पॉइंट ऑफ व्यू से. जस्ट रिमेंबर आसिरगढ़ फोर्ट कहां पर है? इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्लेस कॉल्ड एज खंडेश, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर है. ठीक है, और जब बाद में अकबर ने इसको जीत लिया था तो उसका कैपिटल बनाया था बुरहानपुर को, बुरहानपुर. सो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, जो शेडेड पार्ट है, दिस इज खंडेश, और ये पूरा पार्ट जो है ये अकबर का रीजन है, अकबर का अधीन है. ठीक है, देखो ये वाला पार्ट नहीं है अकबर के पास, ये पार्ट नहीं है और ये पार्ट नहीं है जहां पर चोलास वगैरह रहा करते थे. ठीक है, इसके अलावा जो एंटायर इंडिया था दैट वाज अंडर अकबर. आई होप दिस मच इज क्लियर. ऑलराइट, सो आंसर विल बी अल्फा.
जैसा हमने डिस्कस किया, खंदेश के समय में 1601 में अकबर का एम्पायर ये हुआ करता था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 2000 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन जो है दैट इज एकता, जागीर, अमारम, मोकासा, इन चारों को कनेक्ट करना है आपको मराठास, दिल्ली सुल्तान, मुगल और विजयनगर एम्पायर से। आई होप दिस इज करेक्ट। एकता इक्तदार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दिल्ली सुल्तान में होता है, तो ए का हो गया 2, ए का 2 टू। देखो यहां पर है ए का 2 और बी और सी के अंदर ए का 2 है। इसके अलावा देखो बोलता है जागीर, जागीर किस में था? जागीर था मुगल्स में, जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम ये दोनों ही स्टार्ट किया था मुगल्स ने, राइट। सो बी का 3 हो गया, देखो बी का 3 हो गया, दोनों में ही बी का 3 है। ऑलराइट, अमारम और मोक्सा, और मोक्सा आपको पता होगा मराठास ने स्टार्ट किया था, जो शिवाजी थे उन्होंने स्टार्ट किया था मोक्सा। सो डी का वहां पर 1 हो गया, डी का 1 यहां पर प्रेजेंट है, तो आंसर विल बी ब्रेवो। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। और आपको देखो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एकता सिस्टम जो है, एकता सिस्टम दिल्ली सुल्तान ने स्टार्ट किया था। बेसिकली इल्तुतमिश नाम के एक राजा हुआ करते थे, इल्तुतमिश ने एकता सिस्टम को स्टार्ट किया था, एकतादारी। इसके अलावा मुगल एम्पायर अकबर जो थे उन्होंने 2 कंसेप्ट स्टार्ट किए थे, जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, अमारम जो है वो विजयनगर एम्पायर में स्टार्ट किया था। बेसिकली बड़े बड़े लैंड पीसेस जो मिलिट्री चीफ को दिए जाते थे उसे अमारम कहा जाता था। तो अमारम क्या था? वो बेसिकली लार्ज लैंड्स थे, लैंड एरियाज जो कि मिलिट्री चीफ्स को दिए जा रहे हैं। एंड फाइनली मोक्सा मराठास ने स्टार्ट किया था। देखो मराठास में ऑब्वियसली 2 टाइप के सोल्जर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी सोल्जर्स और एक होते हैं बेसिकली चीफ्स। ऑर्डिनरी सोल्जर्स को कैश में पेमेंट मिलता था और जो चीफ्स थे उनको लैंड मिलता था, इसी लैंड को यहाँ पर मोक्सा बोला जाता था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। मोक्सा को सरंजम भी बोलते थे, सरंजम। सो सरंजम और मोक्सा दोनों ही बेसिकली मराठास के टाइम में है और दोनों ही लैंड ग्रांट्स हैं जो बेसिकली चीफ को दिया जाता था, नॉट टू द ऑर्डिनरी सोल्जर्स। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड एज बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? किस पोर्ट को बाबुल मक्का पोर्ट बोला जाता था? बाबुल मक्का का सीधा सा मतलब है गेट ऑफ मक्का, मतलब कौन सा पोर्ट है जहां से मक्का की तरफ निकलेंगे। तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको प्लॉट करते हैं। पहला बोला कैलिकट, कैलिकट यहां पर, यानी कि यहां पे, राइट। गल्फ ऑफ कैम्बे यहां पे, ब्रोच और सूरत। ठीक है, देखो इसको हटा दो, दिस इज नॉट द वन। सो ये 4 पोर्ट्स हैं, इन 4 पोर्ट्स में बोला जाता है किसको मक्का का गेट बोला जाता था। मतलब मक्का का गेट देखो समझे, जो अरब्स थे वो बेसिकली किस पर्टिकुलर पोर्ट से मक्का की तरफ जाया करते थे, यानी कि मक्का मदीना जो पिलग्रिमेज साइट है मुस्लिम्स के लिए, इस्लाम के लिए, वहां पर जाया करते थे। इन चारों में से कौन सा पोर्ट है ऐसा, किस पोर्ट को बोलते हैं? देखो कैलिकट पोर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज कैलिकट पोर्ट इतना बड़ा था ही नहीं। आंसर आएगा गुजरात के अंदर। गुजरात में ब्रोच, कैम्बे और सूरत तीनों ही प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है? सूरत। सो द आंसर विल बी सूरत। समझो बस इस चीज को। देखो अगर आपको मक्का के लिए बेसिकली पूरा का पूरा एक गेटवे तैयार करना है, अगर किसी को गेटवे बोला जा रहा है तो इट हैज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स उस समय का, और द बिगेस्ट पोर्ट इन एंटायर इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम वाज सूरत पोर्ट। बस इतने से ही आपको आंसर निकालना है। ठीक है, दिस इज द वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। गेटवे टू मक्का इज सूरत। सूरत इज प्रेजेंट इन गुजरात। ठीक है, साथ ही साथ इसको गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया भी बोला जाता था, बिकॉज अगर आपको वेस्ट एशियन कंट्री में भी जाना है तो भी आपको सूरत के थ्रू ही जाना होता था, बिकॉज सूरत वाज द ओनली पोर्ट जो कि बड़े बड़े जहाजों को उस समय में हार्बर कर सकता था। इसके अलावा कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग बेसिकली जो बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन जो है, इतना स्ट्रॉन्ग जो लोग आ रहे हैं उसको संभाल सके। रादर इट वाज ओनली एंड ओनली सूरत। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अगले अच्छा यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज डेल्टा, दैट इज सूरत। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 71 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज द बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसाइसिव एंड सिग्निफिकेंट देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समझो 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल एम्पायर की बेसिकली वो रखता है, नींव रखता है। ठीक है, सो मुगल एम्पायर की नींव रखता है बैटल ऑफ पानीपत के दौरान। तो बैटल ऑफ खानवा में ऐसा क्या हुआ था? बैटल ऑफ खानवा में बेसिकली बाबर की फाइट हुई थी राणा सांगा के साथ में, जो कि उस समय में राजपूत रूलर हुआ करते थे, एंड इट वाज इन 1527। देखो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, और अगले ही साल बैटल ऑफ खानवा फाइट किया था बेसिकली इसने, ठीक है, बाबर ने ही। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटल ऑफ खानवा मोर इंपॉर्टेंट था देन द बैटल ऑफ पानीपत। क्या ये सही है? आंसर इज यस। समझो बैटल ऑफ पानीपत में मुगल्स भारत में आके रहने लगे थे, मतलब मुगल्स को अथॉरिटी मिली थी। बट बैटल ऑफ खानवा में पूरी तरीके से जब मुगल्स जीत गए थे और राणा सांगा को हराया था, तो यहाँ से पावर जो है वो पूरी की पूरी कंसोलिडेट हो गई थी मुगल एम्पायर की, और यहाँ से मुगल्स का एक्चुअल जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है बैटल ऑफ खानवा से। इसलिए बैटल ऑफ खानवा वो ज्यादा डिसाइसिव था एज कंपेयर टू बैटल ऑफ पानीपत। दैट इज टोटली करेक्ट, पहला सही है।
सेकंड देखते हैं, राणा सांगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टनली मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। क्या राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में राणा सांगा वॉज मोर इंपॉर्टेंट? देखो, माना जाता है कि 1517 में, 1517 में, मतलब कि बाबर के आने से कुछ साल पहले बेसिकली एक फाइट होती है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है इब्राहिम लोदी से। तो राणा सांगा ऑब्वियसली ज्यादा फॉर्मिडेबल हुआ, ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ। ठीक है, सो आई होप इट इज करेक्ट। यहाँ पर दोनों ही सही है, लेकिन देखो आर और ए के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ब्रेवो। आंसर ब्रेवो, यानी कि दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर अल्फा। आई होप इट इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया है, द क्वेश्चन सेज द शेडेड एरिया इन द अबव मैप शोज द एम्पायर ऑफ whom। किसका एम्पायर शो करता है? देखो, अफगानिस्तान का पूरा पार्ट लिया हुआ है, इंडिया का पूरा पार्ट लिया हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को छोड़ करके और साउथ को छोड़ करके पूरा इंडिया किसके कब्जे में था? वॉज इट अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शाहजहां या फिर औरंगजेब? नाउ यहां तक का जो किंगडम है, देखो जब औरंगजेब आएगा ना तो ही विल कैप्चर दिस ऑल्सो, ही इज गोइंग टू कैप्चर दिस ऑल्सो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाया था, नर्मदा के नीचे नहीं जा पाया था। मोहम्मद तुगलक भी दिल्ली सुल्तान का पार्ट था, वो भी काफी कम ही कर रहा था, उसका भी रीजन आसपास में इसी पार्ट में था। द आंसर इज शाहजहां। शाहजहां के समय में देखो अकबर ऑलरेडी आके जा चुके थे, अकबर ने पावर कंसोलिडेट कर दिया था ऑलरेडी। आपको याद है अभी खंडेश वगैरह हमने देखा, ये यहाँ सब तो बेसिकली जो अकबर था उन्होंने ही संभाल लिया था। अब इसके बाद शाहजहां जब आए थे तो उन्होंने बैटल जो पावर कंसोलिडेट किया था वो इस रीजन में किया था, और इस रीजन में करने के कारण ये जो पूरा पार्ट है ये शाहजहां के अंदर आता है। ठीक है, दिस पार्ट, ये सब शाहजहां का कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर मैप के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। सो ये शाहजहां का मैप है जो कि ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया करता है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न इंडिया, इंक्लूडिंग दिस अपना जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस है उन सबको भी शाहजहां ने अपने खुद के जो टेरिटरी थी उसके अंदर मिला लिया था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बाल्क कैंपेन। याद करो हमने पहले बात की थी कि शाहजहां ने जो बाल्क के अंदर कैंपेन किया था उसका मेन मोटिव क्या था? देखो, पहला, ही वांटेड टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बाल्क एंड बदख्शान विद बॉर्डर्ड काबुल। तो बेसिकली वो एक फ्रेंडली रूलर चाहता था उस पर्टिकुलर एरिया में, बेसिकली वो इस एरिया को पूरी तरीके से कंट्रोल में लाना चाहता था। एक ऐसा रूलर चाहता था जो कि उसके साथ फ्रेंडशिप में रहे, उसके साथ रहे, मतलब उसके साथ एक अलाई बन के रहे, एक दोस्त बन के रहे, पहली चीज तो। दूसरा, ही वांटेड टू कंकर समरकंद एंड फरगाना द मुगल होमलैंड। मुगल्स माना जाता है समरखंड और फरगाना से आए थे, तो क्या जो उसने एक्सपीडिशन किया था वो बेसिकली फरगाना को वापस पाने के लिए किया था? द आंसर इज नो। देखो, मुगल्स को कोई भी, ध्यान रखना, मुगल्स को कोई लालच नहीं था वापस फरगाना जाने में, और मुगल्स ने ऐसा कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी होमलैंड है, ओरिजिनल होमलैंड है, उसको हम वापस कैप्चर करें, ऐसा कुछ भी शो नहीं किया गया है। तो सेकंड गलत हो गया यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है फिक्स द मुगल फ्रंटियर ऑन द साइंटिफिक लाइन दी असम दरिया। क्या इस चीज के ऊपर वो काम कर रहे थे? द आंसर इज नो। देखो, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज है। फोर्थ, एक्सपेंड द मुगल एम्पायर बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। क्या वो भारत से बाहर जो सब कॉन्टिनेंट है उससे बाहर जाकर के मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे? द आंसर इज नो। देखो, ऑलरेडी मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था और उसको कंट्रोल करने में ऑलरेडी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि आगे का जो पार्ट है उसको भी हम और ज्यादा अंदर ले आए, अपने टेरिटरी के अंदर ले आए, जिसके कारण हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। सिंपल आंसर है कि वो एक फ्रेंडली रूलर चाहता था, वो चाहता था कि मैं आर्मी लेके जाऊं, वहां पर फाइट ना करूं, बेसिकली बातचीत करूं, संधि करूं और वहां से वापस आ जाऊं। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था ऑब्वियसली, यहां पर हार गए थे ये लोग बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा उसका मेन एम क्या था। एम इज कि वो एक सिक्योर करना चाहता था एक फ्रेंडली रूलर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है एम्परर अकबर मार्च टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581 विद अ ह्यूज आर्मी। क्या सही है कि 1581 में बहुत बड़ी आर्मी लेकर वो अफगानिस्तान की तरफ गया था? आंसर इज यस, वो डेफिनेटली गए थे अकबर। नाउ सेकंड बोलता है, रीजन बोलता है, ही वाज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। क्या ये सही है कि वो सेंट्रल एशिया में जो फरगाना का पार्ट है उसको फिर से रिक्लेम करना चाह रहे हैं? देखो, मैंने आपको यहीं पर अभी बताया ना कि मुगल्स का कहीं पर भी कोई भी प्लान नहीं था समरखंड और फरगाना को वापस कैप्चर करने की, वो नहीं चाहते थे वापस कैप्चर करना। सो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, राइट? आंसर इज ए ओनली, आंसर विल बी चार्ली। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो एग्जैक्टली अकबर क्यों गए थे फिर अफगानिस्तान के साइड में? वो गए थे कांधार को कैप्चर करने के लिए, बिकॉज कांधार जो था वो एक इंपॉर्टेंट गेटवे था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से गेटवे था भारत के अंदर आने का। तो अकबर जो गए थे वहां पर वो कांधार को कैप्चर करने गए थे, ना कि कुछ और। वो वहां पर काबुल कैप्चर करने गए थे, कांधार को कैप्चर करने गए थे, कुछ और करने नहीं गए थे। ठीक है, तो उनका कोई इंटेंशन नहीं था बेसिकली आगे जाकर के कुछ और फरगाना को या फिर समरकंद को वापस
अपने टेरिटरी के अंदर मिलाने का। सो द आंसर इज चार्ली। चार्ली का मतलब होता है ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। ठीक है। सो मुगल एम्पायर्स के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट हाफ। ठीक है, जिसके अंदर वी हैव सीन कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वाइल प्रिपरेशन यू शुड कीप इनटू फोकस दीज क्वेश्चंस कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड ओनली देन यू शुड प्रिपेयर योर फ्रॉम योर जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह हैं। नाउ जो बाकी मुगल एम्पायर्स का जो क्वेश्चंस है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव got a good idea about all the questions that have been asked in the past few years from these topics जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन और एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन एवरी वे दैट आई कैन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही हो एंड पसंद आ रही हो। इफ यू डू प्लीज लीव अ लाइक, share this video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.